शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में आज दो प्रमुख एडिटोरियल का डिस्कशन करने वाले हैं। पहला जो एडिटोरियल है ये पार्टिकुलरली जो समलैंगिक विवाह होते हैं, समलैंगिक शादियां जो होती हैं उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने को लेकर के हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर के देखा जाए सुप्रीम कोर्ट तो इस मामले में फेल हो गया है। फेल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो डिसीजन था हो सकता है कि इन समलैंगिक जोड़ों के पक्ष में चले जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये काम नहीं किया। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट है और दूसरा है केंद्र सरकार और तीसरे नंबर में आ जाते हैं बीच के ये जोड़े। तो समलैंगिक जोड़े अपने शादी के कानूनी अधिकार, विवाह का इनको लीगल राइट मिलना चाहिए करके ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इनको मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप केंद्र सरकार के पास में जाइए और केंद्र सरकार ही इस मामले में कानून बना सकता है। शुरू में देखा जाए तो ये जो समलैंगिक जोड़े हैं इनके पलड़े में ज़्यादा भारीपन लग रहा था। रीज़न ये था कि सुप्रीम कोर्ट पहले मना कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट इनके अधिकारों की बात कर रहा था, लेकिन बाद में पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कैसे आ गया है, समझ में नहीं आ रहा है। ये जो चीज़ है ठीक वही चीज़ हुई जो केंद्र सरकार कही थी कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बोला था कि ये जो शादी ब्याह का मामला है ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको यहाँ पर बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरू से ही केंद्र सरकार यही बोले जा रही है और लास्ट में डिसीजन भी इसी पर आया है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो गई है, ये जो समलैंगिक जोड़े हैं ये बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आज के टाइम में यदि एक लड़का और लड़की की शादी हो रही है तो कानूनी तौर पर उनको बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं। ठीक उस प्रकार के जो अधिकार हैं इन जोड़ों को नहीं मिल पा रहे हैं शादी हो जाने के बावजूद भी। यहाँ पर दिक्कत ये पैदा हो रही है। इसीलिए ये जो कपल्स लोग हैं ये कहाँ गए थे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए थे कि हमें हमारी शादी का लीगल राइट मिलना चाहिए, कानूनी तौर से वैध होना चाहिए ये शादी। अब सुप्रीम कोर्ट तो इस मामले में कहना चाहिए साइड हो गया सुनवाई करके, लेकिन अभी भी कुछ जो हाई कोर्ट हैं कुछ स्टेट के वो सामने आ रहे हैं और अपनी सरकारों को कुछ दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि आप इस समुदाय के लिए क्या कर सकते हैं। ये हाल फिलहाल का एग्जाम्पल है, इसलिए ये आर्टिकल लिखा गया है। तो अभी जो जजमेंट आया है, जजमेंट दिया गया है आनंद वेंकटेश के द्वारा और ये जो जजमेंट है ये आशा पैदा कर रहा है LGBTQIA कपल्स के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लीगल स्टेटस की टू रिलेशनशिप बिटवीन सेम सेक्स कपल एंड अदर LGBTQI+ कपल्स। तो समलैंगिक जोड़े, इसके साथ ही साथ में LGBTQIA जो समुदाय है प्लस समुदाय है, ये दोनों के लिए ही ये जजमेंट काम कर रहा है। वो चाहते हैं कि हमें लीगल स्टेटस मिलना चाहिए हमारे रिलेशनशिप के लिए। इस मामले में जस्टिस आनंद वेंकटेश ये मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं। इन्होंने इनोवेटेड किया है फिर से कुछ नए विचारों को। इनका जजमेंट आया था 17 नवंबर 2023 को सुषमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है डीड ऑफ फैमिलियल एसोसिएशन। उनको बोला है कि आप डीड ऑफ फैमिलियल एसोसिएशन का ध्यान में रखिए, जो कि इनकी शादी को लीगल स्टेटस प्रोवाइड करेगा, इनके रिलेशनशिप को लीगल स्टेटस प्रोवाइड करने वाला है सेम सेक्स कपल्स को एंड अदर जो LGBTQIA+ कपल्स हैं उनके लिए। यहाँ ये जो डीड ऑफ फैमिलियल एसोसिएशन है इसके आगे उल्लेख किया गया है, इसके बारे में हम समझेंगे कि ये आखिर क्या चीज़ है जो इस प्रकार के कपल्स को लीगल राइट देने के लिए बोल रहा है। कुल मिलाकर के देखा जाए ये जो अभी निर्णय आया है ये निर्णय काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसका ये जस्ट अपोजिट है। ये डिसीजन दे रहा था सुप्रीम कोर्ट सुप्रीयो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है राइट टू मैरी को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं।
यहाँ तक कि राइट टू सिविल यूनियंस ऑफ सेम सेक्स कपल्स, इन चीज़ों के लिए भी मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच रही थी उसने सुप्रियो के केस में क्या क्या कहा है, इन्होंने अनइनोमसली सैडली जारी रखा है कि भाई इनका जो शादी का अधिकार है वो लीगल नहीं रहेगा। यदि लीगल बनाना है तो केंद्र सरकार इसके लिए विधेयक पारित करेगी, बिल लेकर के आएगी और उसके माध्यम से ये काम सरकार कर सकती है। यहाँ पर जो जजमेंट आया था, यहाँ पर आपको मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों प्रकार के ऑप्शन देखने को मिले थे। कुल मिलाकर के उन्होंने इस फैसले को फील्ड ऑफ गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ दिया है एंड लीविंग सेम सेक्स कपल्स टू मर्सी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की दया के ऊपर छोड़ दिया है। एंड द लेजिस्लेचर हुज पॉलिसी ऑन दिस मैटर इज़ क्लियर, जबकि इस मामले में केंद्र सरकार की पॉलिसी एकदम क्लियर है। अब केंद्र सरकार क्या है, आज के समय में हिंदुत्व को ज़्यादा सपोर्ट करती है और हिंदुत्व में देखा जाए तो इस प्रकार के जो काम हैं, इस प्रकार के जो राइट्स हैं, उतने ज़्यादा उनको तवज्जो नहीं दी जाती है, इसलिए चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। और इसलिए भी केंद्र सरकार ने बोला था सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो गेंद है आप हमारी झोली में डाल दीजिए। लेकिन जो वेंकटेश हैं जिनका जजमेंट आया है, यहाँ पर आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग उजाला देखने को मिल रहा है दुनिया में, समाज में, भारत में। हाल फिलहाल में जो जजमेंट आया है नया हाई कोर्ट के द्वारा, इस जजमेंट में कॉन्सेप्ट ऑफ डीड आपको देखने को मिलेगा। डीड ऑफ फैमिलियल एसोसिएशन, बेसिकली एग्रीमेंट जिसको बोला जा रहा है, बेसिकली एग्रीमेंट ऑफ फैमिलियल एसोसिएशंस का। इस डीड के अंतर्गत उन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज किया है इंक्लूजन ऑफ राइट्स का एंड प्रोटेक्शंस का फ्रॉम देम। इस डीड के माध्यम से हाई कोर्ट के जज ने इस प्रकार के कपल्स के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की बात कही है, इंक्लूड करने की बात कही है, ताकि इनको हरासमेंट से रोका जा सके, इनका वायलेंस ना हो एंड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के मामले में, हाउसिंग के मामले में, एंड इनको कैसे करके हम असिमुलेट कर सकते हैं सोसाइटी में। एसिमुलेशन मतलब होता है समाज में मिलाना, एसिमुलेशन मतलब होता है मिलाना। एंड स्टेट गवर्नमेंट इज़ डायरेक्टेड टू पुट दिस इनटू इफेक्ट, और इसके लिए राज्य सरकार को बोला गया है कि आप कुछ कदम उठाइए। वहीं यदि हम बात करें कुछ कुछ कंट्रीज़ की, तो जो सिविल यूनियंस हैं इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कुछ कुछ बातों को। प्राइमरली क्रिएटेड टू प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू सेम सेक्स कपल, दे रेफर टू ए लीगल अरेंजमेंट। प्राइमरी तौर पर देखा जाए तो इनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया जा रहा है सेम सेक्स कपल्स को कि आप जो है लीगल अरेंजमेंट कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी बेनिफिट की बात आए, इंटाइटलमेंट की बात आए उनके रिलेशनशिप से, तो ये जो चीज़ है इस प्रकार के कपल्स लोगों तक भी एक्सटेंड कर दी गई, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा। अब इससे क्या हो रहा है, लीगल और सोशल वैलिडिटी मिल जा रही है उन क्वीर कपल्स को हु कैन नाउ प्रोक्लेम एंड सेलिब्रेट देयर रिलेशनशिप इन द फेस ऑफ इनटॉलरेंट सोसाइटी। समाज उनकी मदद नहीं कर पा रहा है, तो इस मामले में सरकार कानून का सहारा लेकर के उनको लीगल और सोशल वैलिडिटी प्रोवाइड कर रही है। इस प्रकार से देखा जाए तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम किया जा रहा है। ना तो सरकार अत्याचार कर सकती है और ना ही समाज उनके ऊपर अत्याचार कर सकता है। इसके साथ ही साथ में इसका मतलब ये हो गया है कि हमें जो है एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिल गया है उनकी रिलेशनशिप के लिए। ये हेल्प करेगा कपल्स को, यदि अदर कोई भी बेनिफिट वो लेना चाहते हैं, कोई एंटाइटलमेंट लेना चाहते हैं जो कि इम्पॉसिबल हुआ करता था, वो अब चीज़ संभव हो पाएगी। ये सारी चीज़ें यदि सरकार इनको प्रोवाइड कर देती है तो इसका क्या अर्थ है, तो इसका मतलब ये रहेगा कि स्टेट इज़ एबल टू गिव इट्स स्टैम्प ऑफ अप्रूवल टू पर्सन। सरकार ने अप्रूवल दे दिया है, अपनी सील साइन मार दिया है, ठीक है, इन लोगों के अधिकारों के लिए।
और इससे क्या होगा, समाज में इस प्रकार के जो लोग हैं उनका जुड़ाव काफ़ी संभव हो पाएगा। इसके बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या सरकार को करना चाहिए। वहीं यदि हम मिनिमम इस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क टू रिकॉग्नाइज सच रिलेशनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन ऑफ सच डीड। सबसे पहले तो सरकार को इन लोगों का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इस प्रकार के जो डीड हैं, काम हैं, कर्तव्य हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। इससे ज़्यादा भी सरकार कर सकती है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट इनेक्ट कर सकती है लेजिस्लेशन को, एंड ये कुछ इंस्टीट्यूशंस ऑफ सिविल यूनियन को क्रिएट करेगी एंड अकॉर्ड टू सच स्टेटस टू सेम सेक्स कपल्स द सुप्रीम कोर्ट्स रेशनल इज दैट दिस बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो कुल मिलाकर के ये जो कानून आया है, इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट ये कह सकती है कि भाई आप अपना एक यूनियन बना सकते हैं और उस यूनियन के माध्यम से आप अपनी डिमांड रख सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके उल्टे में डिसीजन दिया था। उसने बोला था, सुप्रीम कोर्ट का तर्क ये था कि ये विधायिका का काम है। अब हम बात करते हैं संविधान की। संविधान में कहाँ कहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है, क्या संविधान ये पावर देता है राज्य सरकारों को। तो विवाह से संबंधित कानून हैं या फिर और भी जो रिलेटेड कानून हैं, जैसे कि तलाक, विरासत, उत्तराधिकार, नाबालिग, दत्तक पुत्र ग्रहण, ये सभी संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची में आते हैं, जिससे राज्य को इस पर कानून बनाने की पावर मिल जाती है। इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि केंद्र सरकार अकेला नहीं, राज्य सरकारें भी इस मामले में कानून बना सकती हैं। अपनी जनता की डिमांड के हिसाब से उनका डिसीजन आ सकता है। इसके बाद सेकंड वाला एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये डिस्कशन बताता है कि जिस घर में एनिमल्स के साथ में, एग्जाम्पल के तौर पर किसी घर में कुत्ता पाल के रखे हैं या फिर अदर कोई जानवर पाल के रखे हैं, जैसे कि पालतू बिल्ली है उनके घर में। राइटर का कहना है, कुछ कुछ स्टडी सामने निकल कर के यह आई हैं जो बताती हैं कि किसी घर में यदि पालतू जानवरों के साथ में अत्याचार होता है तो इसका मतलब ये है बच्चों के साथ में भी उनकी मानसिकता वैसे ही रहती है। वो गुस्सा फिर अपना बच्चों के ऊपर उतारते हैं। जानवरों के ऊपर तो उतार ही रहे हैं, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार जो है बच्चों के साथ में भी किया जाता है। अब इस स्टडी का यूज़ हम जो है बहुत सारी जगह कर सकते हैं। अन्य देशों में इसका यूज़ भी हो रहा है, लेकिन भारत में एनसीआरबी की तरफ से, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से जानवर के ऊपर जो क्रूएल्टी हो रही है उसके ऊपर कोई भी डाटा नहीं है। इसीलिए डाटा अवेलेबल नहीं होने के चलते चलते हम एक तो हमारे जानवरों को क्रूएल्टी से नहीं बचा सकते हैं। पहले के समय में आप देखेंगे कि बंदरों का नाच नचाया जाता था। हाथियों को पकड़ पकड़ कर गांव ले जाते थे, घुमाते थे और अपना दाना मांग मांग करके अपना पेट पालते थे। ऐसे हमारे गांव में बहुत सारे एग्जाम्पल में देखा हूँ। पहले सांप वाले भी आते थे, सांप दिखाते थे, आटा गेहूँ चावल दे दो, पैसा देना है पैसा दे दो, तो पूरा गांव का चक्कर लगाते थे वो सांप वाले। अब आज के समय में ऐसा हो गया है कि ये सब काम यदि करते हैं तो ये सारे काम कानूनी अपराध हो चुके हैं। हालांकि मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो अपराध लग रहे हैं, लेकिन क्या ये चीज़ अभी भी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है? तो नहीं हुई है। तो राइटर का कहना है कि जहाँ कहीं भी चाइल्ड एब्यूज़ हो रहा है उसका सीधा सीधा संबंध रहता है कि उनके घर में जो एनिमल रहते हैं उनके साथ में कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है तो बच्चों के साथ भी अच्छा ट्रीटमेंट होगा। जानवरों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है तो बच्चों के साथ में भी बुरा बर्ताव ही होने वाला है। इसलिए कहते हैं कि जो ह्यूमन एंड एनिमल विक्टिम होते हैं ये विक्टिमाइजेशन के प्रोन रहते हैं सेम परपिटेटर के द्वारा। एक लार्जेस्ट स्टडी है जिसको कंडक्ट कराया गया था केंद्र सरकार की तरफ से 2007 में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने पब्लिश किया था लार्जेस्ट एम्पेरिकल स्टडी। एम्पेरिकल स्टडी मतलब होता है अनुभवजन्य, अनुभव से जो चीज़ पैदा हुई है, कि जहाँ जहाँ पर चाइल्ड एब्यूज़ हो रहा है। स्टडी ने स्पेसिफिकली एग्जामिन किया है प्रिविलेंस ऑफ फिजिकल एब्यूसेस को। कुल मिलाकर के देखा जाए
कितनी व्यापकता है, फिजिकल अब्यूज़ कितना हो रहा, सेक्सुअल अब्यूज़ कितना हुआ है, इमोशनल अब्यूज़ कैसा हो रहा है, एंड गर्ल चाइल्ड को जो हमारे देश में निगलेक्ट किया जाता है, इसके ऊपर भी ये स्टडी पब्लिश करी गई है। इसमें ये पता चला है, देखिए 3 में से 2 जो बच्चे हैं उनका फिजिकली अब्यूज़ होता है, शारीरिक तौर पर उनको प्रताड़ित किया जाता है। इसके साथ ही साथ आधे से भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया है, इन्होंने फेस किया है 1 और मोर फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़, एंड एवरी सेकेंड चाइल्ड रिपोर्टेड फेसिंग इमोशनल अब्यूज़। तो डेटा यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रस्तुत किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि देखिए 3 बच्चे हैं, 3 में से हर 2 बच्चा ऐसा है जिसका फिजिकली तौर पर उत्पीड़न हो रहा है। इसके बाद 1/2 आधे से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक या फिर एक से ज़्यादा सेक्सुअल हरासमेंट को झेला है। साथ ही साथ में बोला जा रहा है प्रत्येक दूसरा जो बच्चा है वो इमोशनल अब्यूज़ को फेस कर रहा है। एक स्टडी में ये सारी चीज़ें निकल कर के आती हैं। अब हमारे पास में ये सारी चीज़ें ट्रबलिंग स्टैटिक्स मौजूद हैं। द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू चाइल्ड अब्यूज़ रिमेन अनएड्रेस। चाइल्ड अब्यूज़ को अभी तक हम रोक नहीं पाए हैं, जबकि हमारे पास में इतना सारा डेटा है तो ये जो डेटा है धीरे धीरे करके कम होना चाहिए, लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं यदि देखा जाए हमारे देश में यदि बच्चों का उत्पीड़न हो रहा है, बच्चों का शोषण हो रहा है, तो इसके बहुत सारी चीज़ों पर ये डिपेंड करता है, जैसे कि फैमिली का साइज कैसा है, लैक ऑफ इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, कानून का कितना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है, गरीबी है कि नहीं है, एंड अशिक्षा एक रीज़न है। कल्चरल फैक्टर भी यहाँ पर मायने रखते हैं। अब यहाँ पर एक क्रूशियल एलिमेंट है जो कि मिसिंग लग रहा है फ्रॉम द डिस्कोर्स ऑन चिल्ड्रन प्रोटेक्शन इन इंडिया इज़ द लिंक बिटवीन विक्टिम ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ एंड एनिमल क्रुएल्टी। एक चीज़ को हम छोड़ दे रहे हैं, वो चीज़ ये है कि जहाँ कहीं भी एनिमल क्रुएल्टी हो रही है, जानवरों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ बच्चों के साथ में भी दुर्व्यवहार होने की संभावना बढ़ जाती है। इसको हम बिल्कुल भूल जाते हैं। वहीं यदि हम लिंक की बात करें एनिमल क्रुएल्टी और ह्यूमन वायलेंस की, तो इसको पहली बार हमको देखने को मिला था 1751 में विथ विलियम होगार्थ्स फोर स्टैग्स ऑफ क्रुएल्टी। 1751 में पहली बार इसके बारे में थोड़ा सा लाइट में आई थी ये टर्म। फिर 1980 में एक पायलट स्टडी है जिसको कंडक्ट कराया गया था इंग्लैंड में। यहाँ पर कुछ एविडेंस मिले हैं जो कि सजेस्ट करते हैं दैट चिल्ड्रन आर एट रिस्क ऑफ अब्यूज़ और निगलेक्ट इन हाउस होल्ड दैट अब्यूज़ देयर फैमिली पेट। जिनके घर में फैमिली पेट के साथ में मिसबिहेव किया जा रहा है, वहाँ पर उनके बच्चों के साथ में भी जो है निगलेक्ट हमको देखने को मिलता है। उनके बच्चों के ऊपर वो लोग ध्यान ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। एक स्टडी है, इसमें बोला जा रहा है कि टोटल 23 फैमिली में से जिनकी हिस्ट्री रही है एनिमल अब्यूज़ की, 83% हैड बीन आइडेंटिफाई बाई ह्यूमन सोशल सर्विस एजेंसीज एज हैविंग चिल्ड्रन एट रिस्क ऑफ अब्यूज़ और निगलेक्ट। तो यहाँ पर कुछ ह्यूमन सोशल सर्विस एजेंसीज हैं, उन्होंने बताया है कि बच्चे यहाँ पर काफ़ी रिस्क में रहते हैं कि या तो उनको निगलेक्ट किया जाएगा या फिर उनका अब्यूज़ किया जाएगा। तो एक और स्टडी है वो इस बात का सपोर्ट करती है। एक और डिफरेंट स्टडी है जिसमें बोला जा रहा है 53 फैमिली को हमने शामिल किए थे जहाँ पर चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है। इसको कैरी आउट हम किए थे न्यू जर्सी यूएसए में। तो 1983 की ये बात है, यहाँ पर पता चला है एनिमल अब्यूज़ और चाइल्ड अब्यूज़ को ऑकर्ड इन 88% ऑफ दीज केसेस। एक साथ में दोनों घटनाएं घटित हो रही हैं, ऐसा बोला जा रहा है। अमेरिका की एक स्टडी है जिसको 1983 में कंडक्ट कराया गया था। फिर 2019 में एक और स्टडी आई थी ऑन होम्स विथ इंटरपर्सनल वायलेंस इन द यूएस। इट वाज फाउंड दैट 12% ऑफ दीज केसेस में 12.3% हिस्सा ऐसा है जहां पर इंटरपर्सनल वायलेंस आपको देखने को मिला है, जैसे कि
थ्रेट है। वायलेंस टुवर्ड एनिमल आर यूज्ड एज ए मीन्स टू coerce children into compliance so that they do not report the abuser। बच्चों के सामने ही आप जानवरों को मारने लग जाते हैं ताकि बच्चे के सामने आपका डर बना रहे। इस प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखे हैं। इसके आगे यदि हम देखें, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पर एनिमल एब्यूज़ इज़ ईजियर टू डिटेक्ट। एनिमल एब्यूज़ को आप आसानी से डिटेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बता पाएंगे कि किसी घर में किसी बच्चे के साथ में क्या उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्या उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मारना पीटना वायलेंस किसी प्रकार का हो रहा है, ये आप बिल्कुल नहीं बता सकते। इसके साथ साथ ये भी काफ़ी ईजी हो जा रहा है फॉर विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस टू रिपोर्ट। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, इस चीज़ को भी रिपोर्ट करना, डिटेक्ट कर पाना भी थोड़ा सा इजी हो जाता है। यदि आप बहुत पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे घरों को जहां पर एनिमल एब्यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये है आप ह्यूमन विक्टिम्स को एनकाउंटर होने के पहले ही सेव कर ले रहे हैं। कोई घटना को घटित होने के पहले ही आप पता लगा लिए। ये एक प्रकार से सर्कुमटेंशियल एविडेंस हो जाता है इन कस्टडी एंड चाइल्ड अब्यूज़ हेयरिंग, एज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू प्रोवाइड डिटेल्ड अकाउंट ऑफ देयर ओन अब्यूज़। बच्चे किसने उनके साथ में क्या किया है, ये सारी चीज़ें जानकारी वो नहीं दे पाते हैं। इसके लिए हमें एक एविडेंस का काम हो जाता है। यहाँ पर एविडेंस की तरह हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाती है और बोला जा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंक मानी जा रही है एनिमल क्रुएल्टी और चाइल्ड अब्यूज़ के बीच में। एंड यहाँ पर अर्जेंट ज़रूरत है कि हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इसको और भी ज़्यादा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ तक कि हमारे यहाँ की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं अन्य देशों में, इन्होंने अपना ध्यान दिया है इस प्रकार की रिसोर्सेज के ऊपर कि वो स्टडी कर सकें को ऑकरेंस ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एंड अदर वायलेंट क्राइम्स, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। देयर इज़ नो स्टडी दैट एम्पेरिकल असेस दिस लिंक इन इंडिया। दूसरे देशों में तो स्टडी चल रही है, इंडिया में इस मामले में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अगली बात बोली जा रही है कि जो एनिमल क्रुएल्टी एक्ट है 1960 का, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट 1960, यहाँ पर भी हमारे पास में जानवरों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार होता है, इस चीज़ की जानकारी वो रिकॉर्ड करके नहीं रखता है। यदि इस प्रकार का डाटा हमारे पास अवेलेबल होता तो हमें बहुत कुछ सावधानी बरतनी पड़ती आने वाले समय में और बहुत कुछ फ़ायदा भी हमको मिलता। इसकी सहायता से हमारे पास में एक सिग्निफिकेंट टूल मिल जाता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, एंड वो लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो क्राइम है वो आपस में जो ओवरलैप कर रहे हैं, ये चीज़ आप समझिए, आप प्रिवेंट करिए इस प्रकार की घटनाओं को, इस प्रकार के क्राइम्स को। पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ एंटी क्रुएल्टी लॉ देयरफॉर नॉट ओनली हार्म एनिमल बट आल्सो ह्यूमन विक्टिम ऑफ वायलेंस। यदि आप जो है इस प्रकार से एंटी क्रुएल्टी नियम कानून को लागू नहीं करते हैं तो जानवरों की जो क्रुएल्टी है उसको तो आप नहीं रोक पा रहे हैं, साथ ही साथ में जो वायलेंस हो रहा है घर में आप उसको भी रोक नहीं सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि हमारे पास में इस प्रकार का डेटा अवेलेबल हो जाता है तो इससे कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। इससे हम हमारे एनिमल्स को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम हमारे बच्चों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका किसी प्रकार से वायलेंस नहीं होगा एंड उनके ब्राइटर फ्यूचर के लिए हम काम कर रहे हैं। इस इम्पॉर्टेंट लिंक को हमें समझना होगा। इससे जो साइकिल ऑफ वायलेंस है, इसका सोर्स क्या है, इसको हम पता लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे जो बच्चे हैं उनको और भी ज़्यादा सेव कर सकते हैं। इसके बाद न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं पहली खबर को। तो जो पहली न्यूज़ देखने वाले हैं वो आई है G20 से रिलेटेड।
अभी देखा जाए तो G20 अब G20 नहीं रहा है, अब G20 से ये बन गया है G21। अब इसमें अफ्रीकन जो महत्वपूर्ण कंट्रीज़ हैं वो शामिल हो गई हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि अब भी वो जो महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकसित अवस्थाएं हैं, उनके बराबरी अब कर पाएंगे, उनसे कंधे से कंधा मिला करके चल पाएंगी। G20 एक इंटरनेशनल फोरम है, मंच है, जो कि आपस में कंट्रीज़ को लेकर के आता है। यहाँ पर आपको विश्व की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वाली इमर्जिंग इकोनॉमीज़ देखने को मिलती हैं और उनको ये मंच प्रोवाइड करता है। इस ग्रुप के माध्यम से आप देखेंगे विश्व की 85% GDP इन्हीं देशों में शामिल है एंड 2/3 हिस्सा पॉपुलेशन का वो इसी ग्रुप में रहता है। इसलिए आप समझ सकते हैं ये सारी कंट्री यदि इकट्ठे आ जाएं, इतनी सारी पॉपुलेशन इकट्ठी आ जाए और मिलकर के कोई काम करना चाहे तो बड़ा से बड़ा भी काम ये लोग कर सकते हैं। इसके बाद देखा जाए इसकी प्रेसिडेंसी को लेकर के हो चाहे इसकी मीटिंग को लेकर के हो, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो किया गया था आज से 17 साल पहले किया गया था। द अटेंडेंस एट G20 समिट वाज लिमिटेड टू द फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ मेंबर। आज से 17 साल पहले जब देखोगे आप पीछे मुड़ करके, तो उस समय में फाइनेंस मिनिस्टर बस इसमें बैठते थे, सेंट्रल बैंक के गवर्नर बस इसमें बैठा करते थे। लेकिन जब से इसकी इनॉग्रल मीटिंग हुई है G20 लीडर के बीच में वाशिंगटन DC में, ठीक है, उस समय में लेहमान ब्रदर्स कोलैप्स किया था 2008 में। समिट्स बिटवीन G20 लीडर देमसेल्व्स हैव बिकम एन एनुअल इवेंट। इसके बाद आप देखते हैं G20 लीडर्स की जो बैठक हुई थी वो एक ईयरली वाइज बैठक यहाँ पर होने लगी थी। वहीं यदि हम थोड़ा सा इसके मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 में 19 तो कहना चाहिए कंट्री हैं, लेकिन एक ठो यहाँ पर संगठन भी जुड़ा हुआ है, एक संस्था जुड़ी हुई है जिसको हम यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका की तरफ से कनाडा, यूनाइटेड स्टेट एंड मैक्सिको जुड़ा हुआ है। यूरोप से कौन कौन आ जाते हैं? UK, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली आ जाते हैं। एशिया में बहुत सारी कंट्रीज है जैसे कि टर्की, सऊदी अरबिया, रसिया, चाइना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडोनेशिया, इंडिया। साउथ अमेरिका से ब्राज़ील एंड अर्जेंटीनिया है। अफ्रीका से साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया है। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। उस समय में बहुत सारी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे थे उसी टाइम में। ये एक प्रकार से कंसल्टेशन फोरम माना जाता है। कंसल्टेशन मतलब परामर्श के लिए एक मंच है। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर बैठते थे, सेंट्रल बैंक के गवर्नर बैठते थे वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज़ के। इसके बाद 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। यहाँ पर ये एक मंच के रूप में काम कर रहा था। हेड ऑफ स्टेट बैठते हैं, गवर्नमेंट बैठती है एंड इसका जो कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव हुआ मेन ग्लोबल इशूज़ की तरफ में। G20 एक इनफॉर्मल ग्रुप माना जाता है जो कि वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज़ को आपस में लाने का काम कर रहा है। वहीं यदि देखा जाए इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट या फिर ऑफिस नहीं बनाया गया है, आपको इसका कोई सचिवालय देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ पर इसकी बैठक रहती है वो ही इसका सेक्रेटरीट के रूप में काम करता है। इसका जो एजेंडा है, इसकी एक्टिविटीज़ हैं, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है रोटेटिंग प्रेसिडेंसीज़ के माध्यम से एंड यहाँ पर कोऑपरेशन रहता है मेंबर कंट्रीज़ का। 2023 की जो समिट थी वो इंडिया में आयोजित करी गई थी। 2022 का समिट इंडोनेशिया में हुआ था और आने वाले टाइम पीरियड में ब्राज़ील में इसका आयोजन किया जाना है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं, इसके माध्यम से 3D मैप तैयार किया जा रहा है सिटीज़ का, टाउन्स का। क्या है ये स्कीम, इसको हम देख रहे हैं। तो अपने आप में देखा जाए ना तो ये पहली इनिशिएटिव माने जा रही है सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए, द कस्टोडियन ऑफ इंडियाज़ मैप हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद ए मुंबई बेस्ड प्राइवेट कंपनी। यहाँ पर
यहाँ पर कस्टोडियन ऑफ इंडियाज़ का मैप है, SOI है, इसने एक MOU में साइन किया है, एग्रीमेंट में साइन किया है मुंबई बेस्ड प्राइवेट कंपनी के साथ में, जिसका नाम है जेनेसिस इंटरनेशनल, ताकि प्रिपेयर किया जा सके 3 डायमेंशनल मैप ऑफ सेवरल सिटीज़ एंड टाउन। इसको नाम दिया जा रहा है डिजिटल ट्विन। ये जो मैप रहेंगे ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन रहेंगे सिटीज़ का, एंड व्हेन कपल्ड विथ हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, इसमें आपको हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज मिलेंगी। इसके साथ ही साथ में इसका यूज़ कर सकते हैं आप वैरायटी ऑफ प्लानिंग एप्लीकेशन में। यहाँ पर कोलैबोरेशन होने वाला है जेनेसिस के साथ में, ताकि जनरेट किया जा सके 3 डायमेंशनल डिजिटल ट्विन को, ताकि बड़ी बड़ी जो मेजर सिटी हैं, टाउन हैं, इनका आप 3D डाटा मॉडल तैयार कर सकते हैं। एंड अलाउ किया जाएगा इट टू लाइसेंस जियोस्पाइटल डाटा प्रोडक्ट टू बायर इन ए कंटेंट एज ए सर्विसेज मॉडल। अब इससे कमाई भी होने वाली है, क्योंकि इसकी जो कुछ कुछ इमेजेस रहेंगी वो लाइसेंस वाली रहेंगी। इसको यदि आपको ख़रीदना है तो भाई पैसे पेड करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार से देखा जाए, कंपनी ने बिल्ड करी है डिजिटल ट्विन ऑफ अयोध्या, धारावी स्लम, ठीक है, एंड कोच्चि है, कानपुर है, कुछ कुछ और भी जगह हैं जहाँ पर इन्होंने अपने काम किए हैं।